हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो मैं दीपक कुमार सिंह। तो बच्चों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं, जो कि है बढ़ती उम्र भारत की। जी हाँ, कहने का मतलब कि आप एक इमेजिन करें कि एक पार्क है, पार्क में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं और कुछ बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आप ये भी इमेजिन करिए कि उसी पार्क में धीरे धीरे कुछ समय बाद बच्चों की संख्या घटती जाती है और बूढ़ों की संख्या बढ़ती जाती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हालात होने वाला है भारत का। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स या इनके ऊपर क्या कंसर्न चल रहा है, और सोसाइटी में ये जो एक डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, ये हमारी इंडियन सोसाइटी का और इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप अनअकैडमी के साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे बेनिफिट है आपके लिए। ठीक है, इसके साथ में आप मेगा कॉम्बैट, ये जो मेगा कॉम्बैट है, ये 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगा, तो पार्टिसिपेट करें, इसमें ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ढेर सारे इसमें आपको इनाम जो है उपहार आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास में बहुत ही अच्छा चांस है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ने का, लाइव मेंटोरशिप, प्री मेंस टेस्ट सीरीज नोट्स, और ये सारे जो बेनिफिट है ये आप उठा सकते हैं। और साथ में आप इतने सारे ऑप्शन जो हैं इनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो कोड आप यूज कर सकते हैं दीपक1 फॉर माई पर्सनल मेंटरशिप एंड डिस्काउंट। ये कोड यूज करने के बाद में आपको इसका बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा डिस्काउंट के रूप में। और साथ में देखेंगे बच्चों, यहाँ पे ईएमआई भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप अपनी कोर्स फी को ईएमआई में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो वो भी आपके पास में अवेलेबल है। आइए बात करते हैं, जनरल सा स्टेटमेंट है, जनरल सा डिस्कशन है, डिस्कशन बस यही है, लेकिन उसके डायमेंशन बहुत सारे हैं। जी हाँ, डायमेंशन ये है कि भारत जो है, जो लगातार हमने देखा कि अब तक जापान, फ्रांस, स्वीडन के साथ देखा कि उनकी जो पॉपुलेशन है वहां पे ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। क्लियर है, अगर मैं आम शब्दों में कहूं तो आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें हर कोई अपने कैरियर को लेकर कहीं ना कहीं कंसर्न है। ठीक है, हर कोई चाहता है कि उसका कैरियर ऑब्जेक्टिव, उसके गोल पूरे हों, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो मैरिज को, ठीक है, और अपनी जो फैमिली लाइफ है उसको कहीं ना कहीं साइड करता है। और इस रीजन की वजह से अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे फर्टिलिटी रेट भी है वो जो रिड्यूस हो रही है। क्लियर है, जहां पहले एक परिवार में 2 बच्चे हुआ करते थे, 3 बच्चे, उनमें संख्या लगातार कम होती जा रही है। इवन अब तो ऐसा कंसेप्ट आ गया कि अब लोग सिंगल रहना भी पसंद करते हैं। लेकिन इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आने वाले समय में, मतलब जो भारत आज सबसे बड़ी कार्यशील जनसंख्या, वर्क एज पॉपुलेशन, लाइक जो हमारी एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, ठीक है, जो हमारे यूथ की जो संख्या है, वही भारत आगे 2050 तक, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि बूढ़ा हो जाएगा। इसका मतलब कि बच्चों की संख्या से बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं क्रॉस कर जाएगा चिल्ड्रन की पॉपुलेशन को। आखिर ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रिसेंट में अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट पेश की गई है यूएनएफपीए के द्वारा। ठीक है, यूएनएफपीए एक यूएन एजेंसी है जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर वर्क करती है। 1967 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, ये एड्रेस करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हेल्थ को, एजुकेशन को, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर कहीं ना कहीं इसका कंसर्न हमेशा से रहा है। यही कह रही है यहाँ पे कि इंडियाज एल्डरली पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रैपिडली एंड मे सरपास द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बाय मिड सेंचुरी। बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बोला जाता है कि मिड सेंचुरी में, क्लियर है, ये सरपास कर देगा। क्लियर है, जी हाँ, क्रॉस कर देगा मिड सेंचुरी में। और यहाँ पे ये बेनिफिट हमें यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को आ रही है कि इससे क्या होगा कि भारत जो है एक एजिंग सोसाइटी में, मतलब एक ऐसा समाज जहां पे बूढ़े लोगों की संख्या जो जवान लोगों की संख्या से ज्यादा होगी, ऐसे स्थिति में आ जाएगा। क्लियर है, तो आइए देखते हैं इसके कॉज क्या है, चैलेंजेस क्या है। उसके पहले आंकड़ों को देखेंगे, इसके कुछ बेनिफिट भी हो सकते हैं क्या, और इसके ऊपर सरकार को किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए। चलिए तो आगे देखेंगे। सबसे पहले कुछ रिपोर्ट की हाईलाइट देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में आखिर ये बातें क्यों बोली गई हैं। सबसे पहली बात बोली गई है रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि जो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है उसको सरपास कर देगा मिड सेंचुरी, मतलब 2050 तक। एक कंसर्न तो ये आ रहा है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है बच्चों, उसके बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, दूसरा यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन। अब ये जो एल्डरली पॉपुलेशन की प्रोजेक्शन अगर आप देखेंगे तो बोला जाता है कि 60 प्लस जो है शेयर वो इंक्रीज हो जाएगा, जो 2021 में 10.1%
60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं, ठीक है, 10.1%, जो कि 2021 में है, वो 2036 में 15% हो जाएगी। और यही 2050 में 20.8, मतलब भारत की कुल जनसंख्या का 20.8% भाग जो होगा वो 60+ हो जाएगा। और बोला जाता है कि बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, मतलब ये जो 21वीं शताब्दी हमारी चल रही है, इसके बाद में करीब आज से आप मान के चलें, ठीक है, तो अभी 2023 चल रहा है, ठीक है, तो 2023 चल रहा है, तो करीब आप ले सकते हैं कि 77 ईयर्स आफ्टर करीब ये 36% पॉपुलेशन हो जाएगी, मतलब हाफ के बिल्कुल करीब आ जाएगी, जो 60 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों की संख्या है। ये एक प्रोजेक्शन बताया गया है इस रिपोर्ट में, क्लियर है। और इस तरीके से इस रिपोर्ट में अगली बात ये भी है कि यंग पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पे अभी हाल ही में ऐसा नोटिस किया गया है कि 15 वर्ष से कम के जो बच्चों की संख्या है 2010 से, वो लगातार क्या हो रही है, इंडिया में बहुत तेजी से कम हो रही है, क्लियर है। अब इसमें रिपोर्ट में अक्रॉस स्टेट भी बताया गया है। अब अक्रॉस स्टेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि भाई स्टेट में क्या डिफर है। तो बच्चों स्टेट में डिफरेंस ये बताया गया है हमारे यहाँ पे कि साउथ इंडिया के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है, यहाँ पे हायर शेयर है देन द नेशनल एवरेज। जो हमारे नेशनल एवरेज होना चाहिए उससे ज्यादा हायर शेयर, मतलब यहाँ पे एल्डर पॉपुलेशन की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो है वो यूपी, बिहार और बाकी स्टेट की कंपैरिजन में कम है, ठीक है। तो एक यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो 2036 तक बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कंट्रास्ट इन द फर्टिलिटी रेट, ठीक है। अब जो फर्टिलिटी रेट है हमारे यहाँ पे वो बोला जा रहा है कि हायर फर्टिलिटी स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश विल सी एल्डरली पॉपुलेशन शेयर, ठीक है, राइज फ्रॉम 2021 टू 2036, ठीक है, जो 2021 से 2036 तक देखा जा रहा है कि राइज होगा, बट दे विल स्टिल बिलो द, ठीक है, दे विल स्टिल बी बिलो द नेशनल एवरेज, लेकिन वो अपने राष्ट्रीय जो औसत एक आंकड़ा है उससे कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी रेट अगर देखेंगे तो ज्यादा है, ठीक है, ये रिपोर्ट कह रही है। तो एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वेरिएशन अक्रॉस स्टेट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बोला जा रहा है कि एक अगला रिपोर्ट कहता है डिकेडल ग्रोथ ट्रेंड, मतलब 1961 के बाद से लगातार भारत में बहुत तेजी से फर्टिलिटी जो है वो कम होती चली जा रही है और एल्डर पॉपुलेशन की संख्या में एक ग्रोथ देखने को मिला है जो मॉडरेट टू हाई है, ठीक है, जो पहले कम हो रही थी लेकिन अभी 1961 के बाद से काफी तेजी से इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट भी आप यहां पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में यहां पे देखेंगे एजिंग इंडेक्स या ओल्ड एज डिपेंडेंसी जो है ये क्या कहता है, बोलता है कि एजिंग इंडेक्स इज हायर इन सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत दक्षिण भारत में ये हायर होगा ड्यू टू लोअर फर्टिलिटी रेट, क्योंकि वहां पे फर्टिलिटी रेट लोअर है। ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो वेरी बाय रीजन, क्लियर है, क्योंकि साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो यही रेशियो अबव द नेशनल एवरेज है, ठीक है, जो कि एक इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे एल्डर केयर की डिमांड ज्यादा है। मतलब अगर सरकार हमारी ये देखना चाहे कि किन राज्यों में पहले ध्यान देना चाहिए, कहां पे एल्डर पॉपुलेशन बहुत तेजी से कहीं ना कहीं संख्या उनकी बढ़ रही है, तो उसके लिए कंसर्न जो एरियाज हैं वो साउथ इंडिया और साथ में वेस्टर्न इंडिया है, क्लियर है। और कारण आप सभी को मालूम है क्योंकि यहां पे एक लंबे समय से फर्टिलिटी रेट जो है, क्लियर है, वो लगातार कम होता रहा है, ठीक है जी हाँ। तो ये एक हमें यहां पे कुछ पॉइंट देखने को मिलते हैं। साथ में आगे चलेंगे तो बोला जाता है कॉज क्या है, ठीक है। तो कॉज में सबसे पहला कॉस्ट ऑफ सभी को मालूम है, बहुत ही बेसिक है कि भाई फर्टिलिटी रेट कम है, जहां पे परिवार में 2 से 3 बच्चे होते थे, ठीक है, वहां पे चलिए ठीक है बच्चों की संख्या कम है, 2 बच्चों की संख्या, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लगातार कुछ लोग तो मैरिज कंसर्न, लेट मैरिज, ठीक है, आजकल लेट मैरिज का क्योंकि अपने कैरियर को लेकर कहीं ना कहीं लोग जो है काफी ज्यादा कंसर्न है, ठीक है, सिंगल पेरेंटिंग लाइफ, बहुत सारी चीजों ने हमारे यहाँ फर्टिलिटी को क्या कर रखा है, कम कर रखा है। साथ में अर्बनाइजेशन, अब जो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है हमारे यहाँ पे, क्लियर है, वो कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ स्टाइल और फैमिली स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं चेंज कर रहा है, क्लियर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों को अर्बन एरियाज में सरवाइव करने के लिए स्मॉलर फैमिलीज, क्योंकि आज एजुकेशन की बात अगर मैं करूं तो एजुकेशन में अगर आप देखेंगे तो बच्चों की फीस इतनी ज्यादा हो गई है कि हर कोई एक अच्छा स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता।
इसीलिए लोग अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए स्मॉलर फैमिलीज रखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मतलब छोटा परिवार हो, अच्छे से देखरेख कर सकते हैं, क्योंकि महंगाई भी साथ साथ अर्बन एरियाज में बढ़ रही है। ठीक है, डिलेड मैरिज है, विवाह में बहुत देरी, डिलेड इन द चाइल्ड बियरिंग, क्लियर है। और उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो इसी के कारण अर्बन एरियाज में ओल्डर पॉपुलेशन की संख्या भी बहुत तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है एज कंपेयर टू चाइल्ड। क्लियर है, द नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस। नेक्स्ट है इंक्रीज एमिग्रेशन ऑफ यूथ। ठीक है, जो यंगर इंडिविजुअल है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए इंडिया से बाहर चला जाता है, और ये जो एमिग्रेशन है कैन लीव बिहाइंड द ओल्डर पॉपुलेशन। क्लियर है, ऐसे बहुत से ओल्ड पॉपुलेशन दिल्ली में, मुझे आज भी याद है एक समय किसी यूनिवर्सिटी के रिसर्च के कारण से मैं साउथ दिल्ली की तरफ गया था, मैं देखा जितने घर हैं परिवार पूरा बाहर रह रहा है, बस दादाजी दादी जी माता जी बस यही लोग रह रहे हैं। क्लियर है, ओल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे है, यंग पॉपुलेशन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए इंडिया से बाहर है। तो ये भी एक चैलेंज भारत में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। साथ में जेंडर इंबैलेंस भी एक बहुत बड़ा कॉज है। जेंडर इंबैलेंस अगर आप देखेंगे तो हायर मेल टू फीमेल, अब यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलती हैं, मेल की संख्या ज्यादा है, फीमेल की संख्या कम है। और दूसरा ये भी कहता है कि जो अब मेल क्या करेंगे, लंबे समय तक रहेंगे, या उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन फीमेल की जो जीवन जीने की क्षमता है, क्लियर है, या फिर बोला जाए कि एज कंपेयर टू मेल, मेल अगर देखा जाए तो फीमेल जो है विमेन टेंड टू आउटलाइव मेन। क्लियर है, इनकी जीवन जीने की क्षमता या उनकी जो उम्र है वो काफी ज्यादा रहती है औसतन, और इस वजह से इनकी भी संख्या लगातार बनी रहेगी। भले इनकी संख्या कम है, इनकी उम्र में वृद्धि होती रहेगी, और ये ओल्ड मतलब एजिंग जो इंडिया है, ठीक है, वृद्ध होता हुआ भारत है, उसमें कहीं ना कहीं दोनों का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो ये 4 पॉइंट दिखे हैं, जिनमें ये 3 पॉइंट तो करंट में सिचुएशन चल रहे हैं, और ये इंबैलेंस जो है इन फ्यूचर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो नंबर्स में कहीं ना कहीं, आंकड़ों में कहीं ना कहीं ग्रोथ करेगा। क्लियर है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप सभी को मालूम है इस बार यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उस क्वेश्चन में यूपीएससी का जो मेन फोकस रीजन है, जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उसका मेन, जैसे अभी मैरिज लाइफ पे पूछा, तो जो करंट में जो सोशल पैटर्न, सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस चल रहे हैं, उनके ऊपर यूपीएससी का फोकस जाता है। एक एजिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर आज वर्तमान भारत में। तो भाई सिविल सर्वेंट को, क्योंकि आगे चल के इन्हीं को नीतियां बनानी है, इनको नॉलेज तो होनी चाहिए, तो इसको लेकर बहुत सारी चीजें आपको भी ध्यान देनी है, इवन इसके बाद भी आपको सर्च करके पढ़ना है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ेंगे, बोला जा रहा है कि एजिंग सिटीजनरी अ ग्लोबल चैलेंज विथ यूनिक फेसेट्स इन इंडिया। फॉर एग्जांपल, जो यूथफुल पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिया स्टिल हैज अ यूथफुल पॉपुलेशन। अब जरा समझना, इंडिया में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, और साथ में एल्डरली पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। एक ही भारत में दो लोग बड़ी मात्रा में, यूथ और एल्डरली पॉपुलेशन, ये क्या कर रहा है, ये यहां पे एक चैलेंज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, प्रेजेंट अ डिस्टिंक्टिव चैलेंज कि रिसोर्स का अब एलोकेशन ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों की नीड्स को, इन दोनों ग्रुप्स की नीड्स को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। मतलब रिसोर्स का एलोकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बना है, जहां पे यूथ के लिए तो रिसोर्स एलोकेशन होना ही है, साथ में ओल्ड एज पीपल के लिए भी रिसोर्स का एलोकेशन होना चाहिए। एक सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है। दूसरा अगर देखेंगे तो सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, इंडिया अगर आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, और उसमें अगर आप देखेंगे तो वेरिंग नीड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हैं among the elderly individuals from different regions, different religions and different socio-economic background से लोग हैं। कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ मध्यम वर्ग के हैं, कुछ किसी और कल्चर से आते हैं, कोई कहीं और से आता है, कोई नॉर्थ ईस्ट में, कोई हिमालय के क्षेत्र में, कोई राजस्थान के डेजर्ट एरियाज में, कोई दक्षिण भारत के एरियाज में, कोई मध्य भारत, कोई गंगा जमुना की तहजीब में पल रहा है, आगे अपनी उम्र को बढ़ा रहा है, और कहीं ना कहीं उनके लिए भी रिसोर्स एलोकेशन क्या है, अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक यहाँ पे चैलेंज आपके सामने ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इनकी अलग अलग प्रकार की इनकी नीड होंगी। ठीक है, अच्छा, इनफॉर्मल सपोर्ट सिस्टम। अभी इनफॉर्मल सपोर्ट सिस्टम, इन शब्दों को आंसर राइटिंग में यूज करेंगे, नंबर अच्छे मिलेंगे। इंडिया में जो सपोर्ट सिस्टम है वो वेस्टर्न कंट्रीज के तरह नहीं है। अनलाइक द वेस्टर्न कंट्रीज, इन इंडिया सपोर्ट सिस्टम इज इनफॉर्मल, लाइक द
ओल्ड एज पीपल जो है उनका सपोर्ट फैमिली है और हमारे यहाँ परिवार पे डिपेंडेंट है। क्लियर है? इसलिए फैमिली पे भी इसका प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है? ये भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। साथ में रैपिड एजिंग, जो उम्र है लोगों की हमारे भारत में, जो एजिंग है, ठीक है, उम्र जो बढ़ना है वो कहीं ना कहीं रैपिडली हो रहा है, मतलब सॉरी, ओल्ड एज पॉपुलेशन के जो नंबर्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि ये डबल जो है मात्र 20 सालों में देखने को मिले हैं। और अगर हम फ्रांस से कंपेयर करते हैं तो फ्रांस में डबल 110 सालों में हुआ था, स्वीडन में 80 सालों में। ये तो बहुत फास्ट 20 सालों में डबल कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी हमारा एक कंसर्न है। नेक्स्ट है इंडिया इज एजिंग बिफोर बिकमिंग रिच। क्या भारत अमीर होने से पहले बूढ़ा हो रहा है? इमेजिन करिए, एक इंसान है, दिन रात की भागदौड़ है, मेहनत कर रहा है, इस मेहनत में वह कमाते कमाते अपनी जरूरतों को पूरा करते करते रह गया। वो अपने लिए ना तो कुछ बचा पाया, ना तो वह हमेशा मध्यम वर्गीय ही रह गया, या फिर अपनी जरूरतों को पूरा करने में उसने अपने सारे संसाधन खर्च कर दिए। अब वह बुढ़ापा का समय आ गया है, मतलब अब वो ओल्ड एज हो गया है। ठीक है, ऐसी ही कुछ हालत भारत में होने वाली है। क्योंकि भारत में अगर आप देखेंगे तो दो आंकड़े मैं आपको यहां पे बताऊंगा, ठीक है, कि जो ओल्डर पीपल हैं, ठीक है, वो करीब 52% फुली इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं, वो अपने बच्चों पर, ठीक है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और 18% जो है वो पार्शियली, आंशिक रूप से, मतलब इनको कुछ पेंशन आ जाती है, कुछ बच्चों से मिल जाता है, लेकिन 52% तो फुली। और अगर अब इनकी संख्या बढ़ती है और कम उम्र के बच्चों की संख्या, मतलब जो चिल्ड्रंस की संख्या लगातार कम होती है, तो एक कहीं ना कहीं कंसर्न है कि भारत जो है उसमें अमीर होने के पहले कहीं ना कहीं भारत बूढ़ा हो रहा है। तो एक पॉइंट ये भी देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखेंगे। अब आगे आता है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या एसोसिएटेड है इससे। ठीक है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आप देखेंगे। सबसे पहला हेल्थ केयर कॉस्ट, आप सभी को मालूम है, ठीक है, कि हेल्थ केयर का बर्डन बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक 40-45 साल भारत में मानी जाती है एक एज जिसके बाद में बीमारियां नॉर्मली शुरू हो जाती हैं, और उससे हेल्थ केयर जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी देखेंगे वो बढ़ेगी, क्योंकि जो एल्डर पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अपने ही बच्चों पे निर्भर होने वाले हैं। ठीक है, तो एल्डरली इंडिविजुअल्स कैन लीड टू एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। ठीक है, वो आर्थिक रूप से डिपेंड होने वाले हैं। ठीक है, एज रिटायरीज रिलाई ऑन पेंशन एंड सोशल वेलफेयर। क्लियर है, ये भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि वो कुछ पेंशन पे रहेंगे, कुछ सोशल वेलफेयर पे रहेंगे। और यहां पे गवर्नमेंट के सामने फोकस करना है कि गवर्नमेंट के सामने चैलेंज है कि सरकार के बजट में, ठीक है, इसका प्रभाव आएगा, क्योंकि सरकार को इनके बेनिफिट के लिए हेल्थ जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं वो गवर्नमेंट को यहां पे चलाने पड़ेंगे, जो कि कहीं ना कहीं एक चैलेंज क्रिएट करेगा। एक ये भी इशू हमें यहां पे देखने को मिलेगा। अगला देखेंगे पेंशन एंड रिटायरमेंट सिस्टम। अब बच्चों पेंशन और रिटायरमेंट सिस्टम जो ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि चैलेंज इन इंश्योरिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ पर्सन एंड रिटायरमेंट सिस्टम एज द नंबर ऑफ रिटायरीज ग्रो। जो रिटायरीज होंगे मतलब उनकी संख्या बढ़ने वाली है, इससे पेंशन बिकम्स मोर चैलेंजिंग व्हेन देयर आर फ्यूअर वर्किंग एज इंडिविजुअल सपोर्ट्स। जहां पे कुछ मात्र मुट्ठी भर लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जनसंख्या निर्भर होगी, वहां पे पेंशन कहीं ना कहीं एक चैलेंज जो है वो बनने वाला है। साथ में वर्क फोर्स एंड स्किल गैप। ठीक है, अब हमारे यहां पे जो एजिंग पॉपुलेशन है कैन लीड टू अ श्रिंकिंग वर्क फोर्स। ठीक है, अब हमारे यहां वर्क फोर्स की लगातार कमी आएगी, शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर होगा, इसलिए जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको दोबारा रिट्रेन करना पड़ेगा जॉब मार्केट में लाने के लिए। जैसे आज भी हम अपने दादा दादी को मोबाइल फोन चलाने के लिए, ठीक है, या माता पिता को मोबाइल फोन चलाने के लिए सिखाते हैं। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, स्क्रीन टच मोबाइल आ रहा है, उसको सिखा रहे हैं, उनको यूज करना बता रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक बता रहे हैं। ये जैसे हम यहां रिट्रेन कर रहे हैं, वैसे आगे आने वाले समय में ओल्ड पॉपुलेशन जो कि अपनी स्किल, जो कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आ गई इंडस्ट्री में, उस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए ओल्ड एज जो एक उम्र जो जिनकी ज्यादा हो गई उनको फिर से रिट्रेंड करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं कहां लाने के लिए, जॉब मार्केट में, जो चेंजिंग जॉब मार्केट में फिर से लाने के लिए। क्लियर है, क्योंकि अगर आर्थिक निर्भरता ज्यादा है, अगर कोई है ही नहीं तो वो लोग क्या करेंगे, उनको तो मजबूरी है ना कमाना। आज हम बहुत से लोगों को ऐसे देखते हैं, देखिए उम्र बहुत हो गई अभी भी कमा रहे, क्योंकि उनके लिए कोई नहीं है जिसके कंधे पर वो सर रख सके। ठीक है,
जी हाँ, और इंडिया में फॉर्मल सिस्टम भी नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अगर आप देखेंगे तो जो ओल्ड एज होम वगैरह जो हैं, ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, फॉर्मल वे में नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं वहां पे भी समस्या देखने को मिलती है। साथ में देखेंगे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। अब अगर आप देखेंगे 20% से ज्यादा एडल्ट जो है इंडिया में वो 60 और उससे एबव हैं, और जिनमें से बहुत सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उससे कहीं ना कहीं पीड़ित है, ठीक, ये भी कंसर्न है। नेक्स्ट है एल्डर अब्यूज। अब अगर एल्डर अब्यूज की बात किया जाए तो आपने देखा होगा कि लगातार कई जगहों पे लोग अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, ठीक है, उम्र ज्यादा हो जाने पे अपने ऊपर निर्भर नहीं रहने देते, ठीक, ये भी कंसर्न बढ़ेगा, ठीक है, जो इंक्लूड करेगा फिनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, निग्लेक्शन, इनको इग्नोर किया जाना शुरू होगा, जो इनके कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल मेंटल हेल्थ पे तो एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा ही, और साथ में इनकी जो फिनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, इन सभी चीजों के कारण कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक एल्डर अब्यूज भी, और आज वर्तमान में देखने को मिल रहा है, आगे आने वाले समय में तो बहुत सारी चीजें बदल तो रही हैं सोशल पैटर्न में, ठीक है, जो एक बॉन्डिंग थी वो कम हो रही है, क्लियर है। लेकिन इसके कुछ इनकी वजह से बॉन्डिंग बढ़ेगी भी, वो आगे हम लोग देखेंगे कैसे कि बेनिफिट में कैसे होता है। जैसे अब अगर आप देखेंगे बेनिफिट ऑफ द एजिंग पॉपुलेशन, सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, एक लंबे समय तक, एक बहुत बड़ी उम्र तक ये क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इकोनॉमी में। दूसरा हेल्थ केयर एडवांसमेंट, ठीक है, जो ओल्ड एज लोग हैं उनकी बीमारियों से संबंधित हेल्थ केयर डेवलपमेंट पे फोकस होगा। इंटरकनेक्टेड जनरेशन, सबसे बड़ी बात क्या आएगी कि हमारे यहाँ पे बहुत जरूरी है, हम लोग एथिक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है, एथिक्स में हम पढ़ते हैं कि वैल्यू जो है सोशलाइजेशन में जब आती है उस पर दादा दादी का प्रभाव तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और दादा दादी का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, इनकी ज्यादा संख्या होना, इंटरकनेक्टेड अगर सब कुछ सही रहा तो इनके जो वैल्यू अपने ग्रैंड चिल्ड्रन में जाएंगे, वो उनको कहीं ना कहीं एक अच्छी पॉजिटिव वैल्यू के साथ में इस सोसाइटी में कहीं ना कहीं सर्वाइव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ये कुछ बेनिफिट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि की कंसिडरेशन फॉर द स्टेक होल्डर क्या क्या हो सकता है, गवर्नमेंट को भी फोकस करना है। सबसे पहली बात आ जाती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो रैपिड एजिंग हो रहा है उसमें गवर्नमेंट का एक कहीं ना कहीं अटेंशन बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को भी फोकस करना पड़ेगा कि एल्डरली पॉपुलेशन के लिए हेल्थ केयर, फिनेंशियल सपोर्ट और सोशल एंगेजमेंट आने वाले समय में केवल गवर्नमेंट को ही नहीं, हम मतलब हम में से हर एक व्यक्ति को आगे चल के कहीं ना कहीं इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। साथ में पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स शुड कंसीडर द वेरिएशंस अक्रॉस स्टेट while formulating policies offering state specific support and resource to cater the unique demographic structure need। मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं आज से 2050 में, ठीक है, एक जो उम्र होगी अपनी भी कहीं ना कहीं इसी दरकिनार खड़ी होगी, क्लियर है। तो उस जगह पे कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस जो मैं पढ़ रहा हूँ कहीं ना कहीं मुझे भी अपने फ्यूचर में दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में गवर्नमेंट को, तो हमें तो अभी से गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं मुद्दा उठाना पड़ेगा तो भाई हमारे लिए एक अच्छा समाज जो है, कि एक अच्छी व्यवस्था जो है उसको तैयार किया जाए। तो यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में गवर्नमेंट को अभी से फोकस करना पड़ेगा। रिसोर्स एलोकेशन पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है, कि भाई जो डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है उसमें री एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, एल्डर के ऊपर कैसे फोकस किया जाए, हेल्थ केयर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सपोर्ट ऑफ फॉर द इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग द केयर ऑफ एल्डरली, और ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट के तहत होनी चाहिए जो इंडिविजुअल को भी सपोर्ट करे इन फ्यूचर, ताकि वो कहीं ना कहीं एल्डरली पॉपुलेशन को क्या कर सके, हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके। तो these are the some point, these are the some concern that you need to नोट डाउन इन योर नोट्स, ठीक है, और इस पे एक बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हैं, क्लियर है। तो फॉर द अनअकैडमी एनी कोर्स सब्सक्रिप्शन यूज दिस कोड दीपक1 फॉर माय पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है, एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। सोशियोलॉजी जिनका भी ऑप्शनल है उनके लिए मैं हर सैटरडे एक वीडियो भी लेके आऊंगा, और जल्द ही आपके लिए भी एक वीडियो अवेलेबल होगा। थैंक यू सो मच।